इसमें से एक क्वेश्चन आता है वेक्टर, प्लेन वेक्टर। प्लेन वेक्टर का क्या मतलब है, जो आप लोग 3D में करते हैं वहां पे वेक्टर का एप्लीकेशन होता है। वेक्टर पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता, लाइक क्रॉस प्रोडक्ट पे, स्केलर प्रोडक्ट पे, या फिर कोई एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, किसी की डायरेक्शन में कोई वेक्टर फाइंड करना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको 3D में नहीं मिलते हैं। वो 6 मार्क्स क्वेश्चन जो 3D में आता है वो लाइन की इक्वेशन से रिलेटेड होगा या प्लेन की इक्वेशन से रिलेटेड होगा। मार्क माय वर्ड्स, वो इक्वेशन से ही रिलेटेड होगा या डिस्टेंस से रिलेटेड होगा, कहीं ना कहीं उसमें वर्ड लाइन और प्लेन जरूर यूज हुआ होगा। वेक्टर के क्वेश्चंस एकदम डिफरेंट होते हैं। वेक्टर के क्वेश्चंस में आपको क्या मिलता है कि एक वेक्टर मिलेगा आर वेक्टर, एक वेक्टर मिलेगा पी वेक्टर, आपसे कहेगा फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स आर क्रॉस पी निकालना होगा। या फिर अगर आप क्वेश्चंस देखें तो बहुत तरीके तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें। जैसे कि होता है कि दो वेक्टर्स हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट दिया होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट दिया होता है, फिर उनसे कहता है कि वेक्टर निकालिए। या फिर इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि एक वेक्टर दिया होगा, उनका सम निकालेंगे, उनका सम आपसे पूछेगा और उसके बाद उन सम का एक यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। सो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, कर सकते हैं। वेक्टर बहुत आसान सी चीज है, बस ये है कि बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आता है बिकॉज इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स अलग हटके लगते हैं, दैट्स व्हाई। अदरवाइज आई डोंट बिलीव कि आपको कोई दिक्कत होगी अगर आप थोड़े बहुत भी फिजिक्स में स्ट्रांग रहे हो या फिजिक्स में आपको आइडिया हो वेक्टर का, तो मैथ्स का वेक्टर, फिजिक्स का वेक्टर इज वेरी सेम एंड यू कैन इजीली स्कोर। फिफ्थ टॉपिक, आई एम गिविंग यू डिफरेंशियल हियर। मैंने अभी तक डेरिवेटिव्स की बात नहीं की है, डिफरेंशियल की बात कर रहा हूँ। रीजन ये है कि डेरिवेटिव्स आपके लिए इजी चीज होगी क्योंकि ऑलरेडी आप मैक्सिमम इंटीग्रल अगर कर चुके हैं तो वहां भी डेरिवेटिव आपने पढ़ा होगा, या आपने 11th में फिर से डेरिवेटिव पढ़ा होगा। तो डिफरेंशियल पे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। डिफरेंशियल आपको बहुत इजीली 4 मार्क्स देके जाएगा। इनफैक्ट 2 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स से कभी कभी पूछने जाते हैं, तो इट्स योर लकी डे, व्हाट कैन आई से। सो अच्छी चीज है डिफरेंशियल, बहुत इजी टॉपिक है, वन ऑफ द इजी टॉपिक्स। इसमें क्या होता है, सिर्फ 3 टाइप्स है आपके पास, 3 टाइप्स। एक होता है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल टाइप होता है जिसमें कि आप सारे वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं, एक्स वाले वेरिएबल्स एक तरफ, वाई वाले वेरिएबल्स एक तरफ, dx के साथ x वाले को लिखा जाता है, dy के साथ y को लिखा जाता है, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। जो वैल्यू आई उसी के साथ आंसर हो जाता है। अगर दिया हुआ है कि at x equal to इतना, y equal to this, then you can calculate c also and you can find the entire solution, else c में ही छोड़ देते हैं। So this is variable separable. There is another thing called as homogeneous. Second form is homogeneous. Third form which you have is linear form. Homogeneous form हम वहां लगाते हैं जहां पे कभी भी जो फंक्शन होता है वो हमें y by x की फॉर्म में मिल जाता है, ठीक, या फिर हमें इस फॉर्म में मिलता है x square plus y square upon x plus y, something like that, और x square minus y square, let's say this। अब ये दोनों की डिग्री सेम है, इस पूरे फंक्शन की डिग्री सेम है, तो अगर इस फंक्शन की डिग्री सेम है तो यहाँ पे हमें होमोजेनस अप्लाई करना होता है क्योंकि ये सेपरेट नहीं हो पाता है। अगर आप इसको देखें y इक्वल टू के फॉर्म में अगर लिखा हो तो ये सेपरेट नहीं हो पाता है, फिर वहां पे हमें होमोजेनस का फॉर्म लगाना होता है। होमोजेनस क्या होता है, कैसे करते हैं, ये आपको किताब में देख करके समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आता है तो यू कैन ऑलवेज लीव अ कमेंट एंड वी कैन ट्राई एंड वर्क आउट समथिंग, वी कैन टेक आउट टाइम एंड सॉल्व दीस क्वेश्चंस फॉर यू। बट फिलहाल linear में you have another form which is of this type, dy by dx plus py equal to, ये y में है। अगर इसी फॉर्म को हम x में लिख सकते हैं, जब ये dx by dy हो जाएगा ये px हो जाएगा इक्वल टू q हो जाएगा। ये फॉर्म होती है, इसमें आप पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं which is e की पावर p dx। वो निकालने के बाद फिर आप उसका एक सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन का भी एक फॉर्मूला होता है पाई इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू, खैर वो आप कर लेंगे, समझ लेंगे। ऐसे बताऊंगा तो सही नहीं लगेगा बिकॉज आधी चीज पता चलेगी आपको, आधी नहीं पता चलेगी, तो कोशिश कीजिए कि खुद से उस पर एफर्ट लगाए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी देता है, 4 मार्क्स यहाँ से भी आपको मिलेंगे, कभी कभी 8 मार्क्स मिलते हैं, तो प्लीज डू फोकस ऑन इट। हल्का फुल्का आपको इंटीग्रेशन आता है तब भी आप ये इजीली कर सकते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको करना है, डेफिनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आपको आता है, अक्सर बच्चों को डेफिनेट में दिक्कत होती है, तो अगर इनडेफिनेट आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी। सो आई होप कि आप डिफरेंशियल जरूर पढ़ें, इसको किसी भी हाल में ना छोड़ें।
Then we have sixth type, that is differentiation. Now differentiation के क्वेश्चंस में से एक सवाल या दो क्वेश्चंस आपको 4 मार्क्स में मिलते हैं. किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? प्रूविंग बेस्ड कि इफ fx इक्वल टू इतना dy by dx इक्वल टू इतना, प्रूव दिस, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. या फिर ऐसे मिल जाता है कि x इक्वल टू एक t का फंक्शन, y इक्वल टू t का फंक्शन जो पैरामेट्रिक मिलता है, या डबल डिफरेंशिएशन मिल जाता है, या फिर आपको नॉर्मल चेन रूल मिल जाता है बड़ा सा. तो एनीथिंग कैन कम. डिफरेंशिएशन बहुत वाइड है, बहुत कुछ है डिफरेंशिएशन में. रूल्स बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट है, डिवीजन है, इसके अलावा चेन है, यही 3 रूल आपको पढ़ाए जाते हैं. तो यू कैन इजीली मैनेज दोस काइंड ऑफ थिंग्स. आई डोंट थिंक दैट विल बी अ प्रॉब्लम. सो डिफरेंशिएशन के बाद वी हैव अनदर टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रीजन ये है कि अगर मैक्सिमम मिनिमम आप 6 मार्क्स में कर चुके हैं तो 4 मार्क्स में आपको यहां से एक सवाल मिलेगा. वो क्वेश्चन क्या होगा? या तो वो टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन होगा. टेंजेंट नॉर्मल इज एन एक्सरसाइज इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. 6.3 एक्सरसाइज है शायद. अप्रोक्सीमेशन का बहुत कम पूछा जाता है. अप्रोक्सीमेशन बहुत रेयर केसेस में आता है, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग काफी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट exercise. and rate, derivative as a rate measure. application of derivatives की फर्स्ट एक्सरसाइज. तो ये जो 4 टॉपिक्स है, इनमें से किसी एक टॉपिक पे एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स्ड है, आना ही आना. देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप इट. सो अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम उसमें आप प्रिपेयर कर चुके हैं, तो इसमें भी, इन सब में भी एक काम हमेशा होता है, वो होता है डिफरेंशिएशन फाइंड करना, उसको इक्वल टू 0 करना, और फिर वहां से उसकी x की वैल्यू कैलकुलेट करना, फिर उसका यूज करना. हर किसी में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ काम जरूर होता है. सब में डिफरेंशिएशन फाइंड करना है. इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे अच्छी चीज क्या है कि इन केस अगर आपको ये सवाल बिल्कुल नहीं आता, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो आप कम से कम इतना कर सकते हैं कि जो फंक्शन आपको उसमें दिखे वो डिफरेंशिएट कर दीजिए. आपको नहीं पता उसमें क्या करना है, बट फंक्शन तो मिलेगा y इक्वल टू समथिंग करके, आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, उसका आंसर निकाल के दिखा दीजिए. टीचर आपको 4 मार्क्स में कुछ नहीं देगा, 1 मार्क्स दे सकता है, 1.5 मार्क्स दे सकता है, 2 मार्क्स दे सकता है. It's up to the examiner, up to the teacher. तो कुछ नहीं से कुछ सही होता है. तो हमेशा ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप कुछ ना कुछ जरूर बटोर सकते हैं. तो इन पे बहुत ज्यादा फोकस करिए, और अगर ना भी आए तो भी छोड़ के मत आइएगा, कुछ ना कुछ इसमें जरूर करके आइएगा, और आप कर सकते हैं. That I know, being a student and being a teacher for quite a bit of time, I guess इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि बच्चे इसमें कुछ छोड़ते नहीं, कुछ ना कुछ लगा के जरूर आते हैं. So I guess आप भी ये कर सकते हैं. Moving on, we have another topic, that is integration. Integration. अब integration में फिर वही बात हो गई, लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, जैसे डिफरेंशिएशन का है. जितने ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप सॉल्व कर पाएंगे, जितने टाइप्स आप सॉल्व कर पाएंगे, उतना आपके लिए इजी होगा. बट जो जनरली 4 मार्क्स में इंटीग्रेशन आपको मिलता है, वो पार्शियल और बाय पार्ट्स में मिलता है. ज्यादातर चांसेस यही रहते हैं कि पार्शियल और बाय पार्ट्स में मिले. अगर आपको आसान तरीका चाहिए इनको सॉल्व करने का, तो आसान तरीके के लिए प्लीज आप मिसलेनियस पूरी लगा लें. जो बाय पार्ट्स और पार्शियल की एक्सरसाइज है, उसमें जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो या थोड़े बड़े हो, आपको देख के आइडिया लग जाएगा, उनको सॉल्व कर लें. उससे बहुत फायदा होगा आपको, बहुत ज्यादा फायदा होगा. क्योंकि हो सकता है कि ये सवाल वहीं से मिल जाए, या हो सकता है उसके जैसा ही मिल जाए. तो ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम इससे अनभिज्ञ रहेंगे, अनजान रहेंगे. आप कुछ ना कुछ इसमें कर लेंगे. कभी कभी 2 सवाल आते हैं इंटीग्रेशन से, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है. तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, यू नो, बिकॉज अगर इसका एक आएगा तो डिफरेंशियल के 2 हो जाते हैं, अगर इसके 2 आएंगे तो डिफरेंशियल का 1 हो जाता है. बिकॉज दे हैव टू मेंटेन एन एवरेज ऑफ 44 मार्क्स बिटवीन कैलकुलस. कैलकुलस में 44 मार्क्स उनको देना है, इस वजह से वो एवरेज इधर उधर करते रहते हैं. बट you know, if you know integration, you can do differential also. If you know integration, you can do this also. And if you don't know integration, you cannot do any of these. So as simple as that. अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ाई शुरू करी है इंटीग्रेशन की, तो प्लीज शुरू कर दीजिए. टाइम आ चुका है, और इनफैक्ट टाइम जाने वाला है. तो आई गेस अभी नहीं तो कभी नहीं. नाउ एट लास्ट, इंटीग्रेशन के बाद वी हैव अनदर टॉपिक ऑफ 4 मार्क्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी. एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का 6 मार्क्स में आता है, व्हिच इज बेस थ्योरम. प्रोबेबिलिटी का ही एक सवाल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन या बर्नौलीज ट्रायल्स या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, जो
बेस थ्योरम के अलावा हट के एक्सरसाइजेज हैं उनसे चांसेस रहते हैं कि ये सवाल आ जाए 4 मार्क्स का। लेकिन पिछले कई सालों में ऐसा हुआ है कि दोनों क्वेश्चन बेस थ्योरम के आ गए, 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन बेस का था, 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन बेस का था। तो बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी के लिए, लेकिन बर्नौलीज ट्रायल्स और रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो भी थोड़ा बहुत अपना रोल प्ले करते हैं, तो उनको भी पढ़ लें, क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए बर्नौलीज आ ही गया और आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको बहुत लॉस होगा। बट बर्नौलीज अगर आप देख लेंगे एक बार, एक फॉर्मूला देख लेंगे एनसीआर का, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा एंड इजीली आप उसमें स्कोर भी कर ले जाएंगे अगर आ गया तो। सो 9 एंड 10th इज रिलेशन फंक्शन। मैं अभी भी मानता हूं कि ये चैप्टर 6 मार्क्स के वेटेज लायक नहीं है, इसको 4 में रखना चाहिए। बट पिछले 2-3 साल से 6 मार्क्स में आने लगा है, यू कैन अंडरस्टैंड, नई एंट्री, लेकिन क्या कर सकते हैं। बट मैं मानता हूँ कि 4 मार्क्स के लायक ही सवाल है और 4 मार्क्स में ही आना चाहिए। यहाँ से क्या आता है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज बाइनरी। सो बाइनरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है, बाइनरी आती है। यहाँ से रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूव करने का जो एक सिस्टम है वो आता है। इसके अलावा 1-1 ऑन 2 प्रूव करने को आता है। इसके अलावा फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं वो बताने को आता है, और इनवर्स फाइंड करने को आता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक बार आप देख लेंगे कुछ आइडिया लग जाएगा। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाएगा तो मे बी आप नहीं सॉल्व कर पाए, बट अगर सिंपल फंक्शन आता है जो जनरली सिंपल ही आता है तो आप इजीली उसको निकाल सकते हैं। एंड दैट्स ऑल वी हैव 10 chapters, I guess 10 topics instead of saying chapters। 10 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके लिए 4 मार्क्स या कहें सेक्शन सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी और सेक्शन ए में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि आपको पढ़ना है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। कभी 1 मार्क्स का इंटीग्रेशन आ जाता है, लाइक दीस काइंड ऑफ इंटीग्रेशन, -a to a वाले जो डायरेक्ट जीरो होते हैं, इस टाइप के इंटीग्रेशंस आ जाते हैं। या डिफरेंशिएशन में ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे ये चीज थी वो log 2x, इसमें बच्चे log 2 को कांस्टेंट रखना भूल जाते हैं और इसकी वजह से वो गलत कर जाते हैं। तो इस टाइप के डिफरेंशिएशन आते हैं, इस टाइप के इंटीग्रेशन आते हैं। मैट्रिक्स से बहुत सारे सवाल आ जाते हैं एक मार्क्स के, जहाँ पे 2 मैट्रिक्स के बीच में रिलेशन देना होता है या इनवर्स फाइंड करना होता है डायरेक्ट 2x2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का। इस तरीके के सवाल है। डिटर्मिनेंट आ जाता है डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड जीरो वाला, या वेक्टर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो बहुत सारे छोटे छोटे सवाल बनते हैं जो कि वो 20 मार्क्स कंसिस्ट करेंगे। 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स ईच 10 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स ईच। सो 20 मार्क्स वो आपके हाथ में है। आपने अगर सही से पढ़ाई की है, फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से आते हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। आपको जितने कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, जितने फॉर्मूले आएंगे, वो आप तुरंत वहां से लगा सकते हैं। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे, बैड लक फॉर यू मैन, व्हाट कैन आई से। सो फिलहाल ये चीजों पे आपको फोकस करना है और कोशिश करनी है कि इनको जल्दी से जल्दी खत्म कर लें। जितना जल्दी आप इनको खत्म करेंगे उतना जल्दी आपके पास टाइम रहेगा सैम्पल पेपर्स लगाने का। आप सैम्पल पेपर्स लगाएं, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाएं और ओवरऑल क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, उतना ज्यादा। ऑल द बेस्ट एंड डू finish all that, and if you have any queries please do comment on this video and we can solve it, we can reply you at instant, and if possible we'll reply you in our next videos. So keep commenting, keep liking, keep subscribing. Till then, take care, bye, see you, thank you.